आप सभी लोगों का इस नए तकनीकी सत्र में स्वागत है। और जैसा कि एक 1971 का युद्ध की बात की चर्चा चल रही है, अब मैं आपको इसमें नौसेना और वायुसेना की भूमिका के बारे में बताऊंगा। देखिए, नौसेना की भूमिका जैसा कि आप सभी को पता है कि पानी में रहती है, और जैसा कि उनको लक्ष्य दिया गया था कि क्या कार्रवाई करना है, तो नौसेना के पास सबसे पहला जो लक्ष्य था वो ये था कि दोनों देशों के बीच, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिम पाकिस्तान के बीच कोई भी संपर्क ना रह जाए। तो भारतीय नौसेना ने सबसे बड़ा अच्छा काम किया कि उन्होंने सर्च ऑप्शन चलाया और देखा कि कोई भी ऐसा सपोर्ट ना मिलने पाए किसी देश से, दोनों हिस्सों के पाकिस्तान को, जो भारत के विरोध का हो। जिस पर भी शक हुआ उसको उड़ा दिया, खत्म कर दिया। सर्च ऑपरेशन बहुत अच्छे चले, बिल्कुल घेराबंदी की हुई थी, ब्लॉकेज किया हुआ था, संचार दोनों देशों के बीच का, मतलब दोनों हिस्सों के बीच का, पाकिस्तान का, काटा हुआ था। और गाजी एक उनकी पनडुब्बी थी जो इस तरफ आ रही थी हमारे विमान वाहक पोत को डुबोने के लिए, उसकी लोकेशन मिल गई और उसको भी भारतीय सेना ने डुबो दिया। इसके साथ साथ विक्रांत ने चटगांव और काक्स बाजार पर जोरदार हमला किया, क्योंकि उसकी प्रेजेंस वहां पे थी। और जो पनडुब्बी हमने डुबोई थी, कहीं ना कहीं उसका भी लक्ष्य जो है आईएनएस विक्रांत को डुबोने का था। अभी जब हम चर्चा करेंगे तो बताएंगे कि सिर्फ युद्ध नीति से ही काम नहीं चलता, कभी कभी कुछ अकल ऐसी, कुछ बुद्धि ऐसी लगानी पड़ती है कि अचानक से पूरा गेम बदल जाए। भारत ने वो काम बराबर करता रहा, भारत ने ये काम बराबर किया। उसने हर मोर्चे पर, हर जगह पर अपनी बुद्धि लगाई। 93,000 सैनिक क्यों छोड़े, किस लिए छोड़े, अब इसकी भी चर्चा करेंगे, लेकिन पहले इसकी बात कर लें। इसके साथ साथ भारत ने जो काम किया कि दोनों हिस्सों पर कब्जे करने के साथ सबसे ज़्यादा जो तबाही भारत की सेना ने मचाई वो कराची में मचाई। कराची में तो आलम यह था कि भारतीय नौसेना जाकर के जब उसने कराची पर अटैक किया तो कराची खुद से, मतलब आप समझ लीजिए पूरा बंदरगाह, पूरा उनका जो है नेवल, नेवी के जितने भी मतलब इंस्टॉलेशन थे, जितने भी, वो एक तरीके से आप कह सकते हैं नेवी का जो कुछ भी था सब बर्बाद कर दिया, पूरा बंदरगाह बर्बाद कर दिया। अच्छा, पाकिस्तान को आशा थी नहीं, उनको ये था कि शायद यहाँ पे, जब यहाँ पर जो भी होगा वो एयर स्ट्राइक होगी। उनको कोई नेवल मतलब नेवल सपोर्ट ऐसा मिल जाएगा भारतीय सेना का, या नेवी से अटैक होगा, इसका इनको बिल्कुल भी गुमान नहीं था। हालात ये थी कि भारतीय सेना वहां कराची पर अटैक करती थी, फिर कुछ दूर पीछे आती थी, फिर जाती थी, अटैक करती थी। और ये अचानक से कहीं से एक, और कहा जाता है कि पाकिस्तान का जो कराची बंदरगाह में जो नेवी के लोग थे, या जो कुछ सेना का जो सिस्टम था भी, वो सब भाग करके ग्वादर की तरफ चले गए थे। कहा जाता है कि भारतीय नौसेना का पीछा कुछ लोगों ने किया युद्धपोत से, लेकिन मालूम चला वो आपस में ही इतना कंफ्यूज थे कि अपनी ही नौसेना के जहाज को नुकसान पहुंचा बैठे। तो मतलब एक तरीके से अगर आप कहेंगे तो पूरा पाकिस्तान में स्थिति ये हो चुकी थी कि उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हुआ है। तो खुद से बहुत परेशान थे, बिल्कुल हक्का बक्का थे, क्योंकि देखिए एक कहावत है कि जन समर्थन के बिना कुछ भी नहीं होता। तो शेख मुजीबुर रहमान के तो नेतृत्व में उन्होंने जन समर्थन तो पहले ही खोया हुआ था। अब जब 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 ये जन समर्थन पहले खो चुके थे तो अब करेंगे क्या। अब सवाल था लड़ने का, तो लड़ने भी कोई बिना लक्ष्य का इनका युद्ध था, वे किस लिए लड़ रहे थे। सवाल तो ये है ना, आपने अपनी जनता का वहां पे हत्या करी, नरसंहार किया, बलात्कार किया, शोषण किया, कुचला, दबाया, अब आप उल्टा हम पर हमला करने आ रहे हैं। तो आखिर आपका एम क्या था। हमारा तो यहाँ पर एम था आपकी जनता को मुक्त कराना, आपकी जनता को आपके अत्याचारों से मुक्ति दिलाना, नए राष्ट्र का निर्माण करना। ये हमारे तो लक्ष्य पहले से डिसाइड थे। उसके तुलना में तो आपका कहीं से भी कुछ नहीं था। तो कोई भी हो क्या कर सकती है। अच्छा, इसमें ऐसा नहीं था,
भारतीय नौसेना का भी नुकसान हुआ। एक खोखरी हमारी पनडुब्बी थी, उसको पाकिस्तान ने अ, पाकिस्तान की नौसेना ने डुबोया। उसमें हमारे लगभग 200 के आसपास जो कर्मचारी थे वो सब शहीद हो गए। सैनिक थे उसमें 200 के आसपास। अब एक सवाल और आता है कि आखिर नौसेना की एक के साथ एक जुड़ी हुई कहानी है, उसको भी हम आपको यहाँ बता दें। जब भारतीय सरकार जब यूएनओ में या जो पश्चिमी देशों के पास जाकर इनकी बातें बता रही थी, तो उन्होंने कोई सपोर्ट तो भारत को किया नहीं। जब युद्ध जरूरी हो गया तो इनको ये लगा कि कहीं ऐसा ना हो इंग्लैंड को और अमेरिका को कि बहुत देर हो जाए और कहीं पूरा पाकिस्तान ही भारत कब्जा ना कर ले। पाकिस्तान ने इनसे सपोर्ट भी मांगा, क्योंकि भाई मैंने बताया था कोई सेंटो सियाटो संगठनों से ये जुड़ा हुआ था। अमेरिका और चीन की गोद में खिलता हुआ बच्चा था पाकिस्तान, है ना। वो जो कुछ बच्चे होते हैं बड़े दुष्ट टाइप के होते हैं, कुछ वैसा ही था। तो इसने सहायता मांगी। तो एक यूएसएस इंटरप्राइज नाम का एक पानी का जहाज को युद्धपोत कहते हैं, वो कहा जाए तो उसका कोई एक सिग्नल मिला था भारत को या रूस को, पकड़ में आया कि वो फिलीपींस के आसपास है, फिलीपींस या इंडोनेशिया के आसपास, क्योंकि उसकी लोकेशन बताई गई थी और वो उस ओर से आ सकता है। वो आ रहा था, ये भी बात सही है। कहा जाता है कि इंग्लैंड भी अपनी नौसेना को जो अरब देशों में तैनात थी वहाँ से भेजने के मूड में था और हिंद महासागर में प्रवेश करके अमेरिका अपना भी वो करना चाहता था। तरीके से कह दे तो अपना जो बचा खुचा, मतलब अब बचा खुचा क्या कहेंगे, पाकिस्तान को सपोर्ट करना चाहता था, भारत को डराना चाहता था। इसी कारण से कहा जाता है कि रूस के एक मंत्री का, शायद विदेश मंत्री का आना हुआ था भारत, और वो भारतीय सेनाओं के धीमे बढ़ने की रफ्तार से नाखुश थे। लेकिन जब सुने कि नहीं कुछ दिनों में पूरा पाकिस्तान के बांग्लादेश के या पूरे पाकिस्तान को आज़ाद करा दिया जाएगा, तो थोड़ा सा वो खुश हुए थे। कहा यह भी जाता है कि रूस ने भी अपना कुछ सपोर्ट दिया था भारत को। तो एक असलियत ये भी थी कि अमेरिका की जो नौसेना थी, इंग्लैंड की नौसेना थी, वो पाकिस्तान के सपोर्ट में आ रही थी। लेकिन भारतीय नौसेना ने जल्दी से जल्दी पूरा काम किया, इतना टाइम नहीं दिया। अच्छा, पाकिस्तान इस युद्ध में पूरे टाइम यूएनओ की गुहार लगाता रहा, लेकिन 15 दिन का टाइम इतना कम होता है जब तक कोई एक्शन ले उसको पूरा उस ज़माने में। देखिए आज की तारीख में तो बहुत कुछ है, फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, फैक्स है, ईमेल है, बहुत कुछ है। आप चाहें तो तुरंत आप 1 मिनट में किसी को भी सूचना भेज सकते हैं, लेकिन उस ज़माने में ऐसा नहीं था। तो 7वां बेड़ा कहा जाता है भारत के खिलाफ आ रहा था अमेरिका का, परमाणु क्षमता से युक्त था, लेकिन भारत ने उसका भी नहीं सुना और एक तरीके से भारत ने उसको भी जवाब दे दिया कि हमारे बीच में मत आइए। तो उस समय भारत ने 2 महाशक्ति, है ना, एक तो अमेरिका ही था, दूसरा इंग्लैंड, इनकी धता बता दी और अपनी सार्थकता सिद्ध करी। अब हम आते हैं वायुसेना के ऊपर कि वायुसेना की क्या भूमिका थी। देखिए वायुसेना ने तो एक सबसे अच्छा काम किया कि 2 दिन में ही पूरी पाकिस्तान की एयरफोर्स को ज़मीन पे ला दी है, जबकि पाकिस्तान के पास हथियार अच्छे थे। देखिए 65 के भी युद्ध में उनके पास स्टार फाइटर था, सेबर जेट था, लेकिन मैंने पहले कहा था अच्छे चीज़ को उड़ाने के लिए आदमी भी अच्छे होने चाहिए। आप हिम्मत कहाँ से लाएंगे? आपने खुद इस चीज़ को फील किया होगा। अगर जैसे आपके घर वाले कहें कि जा भाई ये काम करो, अगर आपको लगता है कि हाँ ये काम सही है, तो आपके जाने का और आने का अंदाज ही दूसरा होता है। लेकिन अगर आप कोई गलत काम करने जाएंगे तो आपके अंदर वो क्षमता नहीं रहेगी, तो पाकिस्तान करता भी क्या?
भारतीय वायुसेना ने एक अच्छा काम किया था पाकिस्तान में, वो ये था कि साइकोलॉजिकल वार भी अच्छा खेला। साइकोलॉजिकल वार क्या है? कहा जाता है कि आपको इसके हम 2-3 एग्ज़ाम्पल दे दें यहीं पे। एक तो पैराशूट से जब आदमी उतारे, तो उसका एक बहुत बड़ा असर पड़ा कि भाई देखो, हमें इस तरह की सपोर्ट नहीं मिल पा रही है, पूरी पाकिस्तान में जो सेना लड़ रही है पाकिस्तान की उनको, और भारत की सेना को इस तरह का सपोर्ट मिल रहा है, वो कहीं भी अचानक पहुँच सकते हैं। दूसरा क्या किया था इन्होंने कि एक अखबार मतलब कागज़ पे संदेश कि तुम आत्मसमर्पण कर दो, ये कर दो, तुमको मारेंगे नहीं, तुम्हारा हारना निश्चित है। इस तरह के संदेश कागज़ पे लिख कर के ऊपर से गिराए जाते थे भारतीय वायुसेना के द्वारा। इसी तरह के संदेश रेडियो से भी प्रसारित होते थे उनको डराने के लिए। ये सब एक साइकोलॉजिकल वार होता है, वो पूरा भारत एयरफोर्स ने किया। एक चीज़ उन्होंने और करी, कहा जाता है कि जनरल नियाज़ी और उस समय के पूरी पाकिस्तान के गवर्नर साहब ही दोनों वहाँ पर मेन आदमी थे जो सब कुछ देख रहे थे। और कहीं से खबर लग गई थी भारतीय एयरफोर्स को कि कहीं पर एक मीटिंग होनी है गवर्नर हाउस में। तो कहा जाता है कि मीटिंग के पहले या मीटिंग के बाद ऐसा कुछ है, भारतीय वायुसेना ने उस गवर्नर हाउस पर बम गिरा दिया था। उसके बाद नियाजी से पूछा कि ये यहाँ भी हो सकता है। तो आप समझ जाएंगे कि जब लगेगा भाई कि जब इतने बड़े जब गवर्नर हाउस को ही जब गिरा दिया इन्होंने, तो हमारी भी क्या अभी साथ है। एक जनरल जैकब हुआ करते थे, कहा जाता है कि वो एक पाकिस्तानी ब्रिगेडियर की गाड़ी में बैठे, कुलदीप नैयर साहब ने अपनी किताब में जिक्र किया है, एक पाकिस्तानी ब्रिगेडियर की गाड़ी में बैठे और उस गाड़ी को मुक्ति वाहिनी वालों ने ही निशाना बनाना शुरू कर दिया। खैर किसी तरीके से जान बचाए, और जैकब साहब वहाँ जाकर के एक लेटर दिखाए कि भाई देखो ऐसा है, तुमको इसी लेटर पर सरेंडर करना है। अपना साथ एक लेटर ले गए थे। अच्छा, हालात ये थी कि बांग्लादेश में मतलब पूरी पाकिस्तान में ढाका में 26,000 से ज़्यादा सेना थी। अगर वो युद्ध करते तो इतना आसान छुड़ाना नहीं था, क्योंकि हमारे पास इतनी सेनाएं वहाँ पर नहीं थी ढाका में। लेकिन एक साइकोलॉजिकल गेम खेले जैकब। एक तरफ तो उन्होंने गवर्नर हाउस को गिरवाया, दूसरी ओर वो गए और कहा भाई देखो हमारे पास ये एक, तुमको अगर सरेंडर करना है तो हम एक लेटर लेकर के आए हैं, तुम आत्मसमर्पण कर सकते हो। तो नियाज़ी को कहीं ना कहीं ये लगा, इस चीज़ का आभास हुआ कि इतने गर्व से बोलने वाला आदमी पक्का कोई पीछे सपोर्ट होगा, और कहा मैं ही खड़ा हूँ, आप कर सकते हैं, आप सोच लें। फिर उनके पास आए, कुछ देर के बाद कहा जाता है वो फिर तैयार हो गए समर्पण के लिए। तो साइकोलॉजिकल गेम भी किया भारत ने, ऐसा नहीं है। एक तरफ तो एयरफोर्स ने पैराट्रूपर्स को ड्रॉप कराया, इस तरह के लेटर ऊपर से गिराए गए, गवर्नर हाउस को निशाना बनाया गया, और इस बात का पूरा बताया भारतीय सेना के उच्च अधिकारियों ने कि देखो नेवल सपोर्ट भी है, एयर सपोर्ट भी है, आर्मी तो अपना है ही, जब कहोगे जैसा कहोगे वैसा कर देंगे। तो एक बहुत बड़ी जो एक तरीके से पाकिस्तान को और पूर्वी पाकिस्तान में लड़ रहे सेना को मजबूर कर दिया इन हालात के लिए कि वो समर्पण करें। 16 दिसंबर 1971 को 93,000 सैनिकों के साथ पाकिस्तान ने सब अपना आत्मसमर्पण कर दिया। जनरल नियाजी थे, मैंने बताया, जिसमें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं, उनके दादा या नाना थे, लोग कैसा कहते हैं। उन्होंने जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के सामने आत्मसमर्पण किया और अपने हाथ से अपने हथियार, अपने बेल्ट, अपने बैचेस जमीन पर रखे। इतिहास में अब तक इससे बड़ी आत्मसमर्पण का इतिहास कहीं देखने में नहीं मिलता।
जितना बड़ा आत्मसमर्पण पाकिस्तान की सेना ने किया है। तो इसी तो वाक़ये के साथ आज आपका युद्ध खत्म हुआ। 1971 का। अब मैं जो नए तकनीकी सत्र में जो इसकी सैनिक शिक्षाएँ थी, राजनीतिक शिक्षाएँ थी, उसकी चर्चा की जाएगी। थैंक यू।